नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक में हम लोग देखेंगे आज कि धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों किस प्रकार से भिन्न हैं और इनकी प्रक्रिया क्या है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक प्रारंभ किया था, यानी कि संसदीय विधायी प्रक्रिया का, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और पहले देखते हैं हम लोग धन विधेयक। धन विधेयक जो है इसको इंग्लिश में मनी बिल बोला जाता है और संविधान में धन विधेयक संबंधी उपबंध जो है ये आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल 110 में धन विधेयक संबंधी प्रावधान है। अब देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पहचान कैसे की जाएगी। तो ये मैंने पूरे पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनको देखते हैं एक करके। देखिए, ऐसा कोई विधेयक जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है या कोई कर हटा दिया जाता है, यानी कोई नया कर लगाया जा रहा है या पहले से कोई कर लगाया गया है उसको अगर हटा दिया जाता है, इस तरह का प्रावधान किसी बिल में है तो वो मनी बिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का, केंद्र सरकार ने जो उधार लिया है उसका कोई विनियमन करती है अगर केंद्र सरकार, और विनियमन करने के लिए कोई विधेयक लाती है तो वो भी धन विधेयक हो जाएगा। फिर संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन का निकालना या इन निधियों में धन का जमा करने संबंधी कोई प्रावधान है तो वो भी इसी विधेयक के अंतर्गत है। फिर संचित निधि पर भारित व्यय की उद्घोषणा या फिर उनमें वृद्धि, यानी संचित निधि से भारित किसी नए व्यय की घोषणा करती है अगर सरकार, या फिर जो पहले से भारित व्यय है संचित निधि पर उनमें अगर उन व्ययों में वृद्धि कर देती है तो भी ये धन विधेयक माना जाएगा। और अंत में संचित निधि या लोक लेखे में धन की प्राप्ति या उस निधि से धन का व्यय करना या फिर इनका लेखा परीक्षण, या लेखा परीक्षण मतलब इनका ऑडिट करवाना, इनसे संबंधित, इनमें से किसी एक से संबंधित या सभी अगर किसी विधेयक में है तो वो धन विधेयक हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, किसी विधेयक को धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग कि धन विधेयक पारित कैसे कराया जाता है। तो धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, ठीक, सर्वप्रथम राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी मंत्री द्वारा लोकसभा में पुनः स्थापित। तो पहली चीज क्या है कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाएगा, यानी बाद में पारित कराने वाली प्रक्रिया जो है साधारण विधेयक के लिए, कि कोई साधारण विधेयक जो है अंतिम में राष्ट्रपति के पास पहुंचता ही है और उनके हस्ताक्षर के उपरांत ही वो विधेयक अधिनियम बन पाता है। लेकिन यहाँ पे धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए ही राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। फिर दूसरी चीज कि धन विधेयक किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। पहले तो राष्ट्रपति की स्वीकृति, दूसरा किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और तीसरा केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाएगा। लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक की तरह किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किसी मंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत। अगली चीज, लोकसभा में आया, लोकसभा में पारित हो गया ये साधारण बहुमत से, फिर जाएगा ये राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास भी यहाँ सिर्फ दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प, या तो वो स्वीकृत कर दे, तब तो ठीक है, स्वीकृत कर दिया तो दोनों सदनों से स्वीकृत माना जाएगा, या फिर इसको लंबित रख ले। लेकिन लंबित रखने की अवधि भी तय कर दी गई है कि अधिकतम 14 दिनों तक ही लंबित रख सकता है, इससे ऊपर नहीं। ठीक, दोनों ही परिस्थितियों में दोनों सदनों से पारित माना जाएगा विधेयक, यानी स्वीकृत कर लिया तब तो पारित ही माना जाएगा, और लंबित रखा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 14 दिनों तक देखा जाएगा। 14 दिनों तक भी अगर राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया तो ये दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। कहने का मतलब राज्यसभा किसी धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती और न ही इसे अस्वीकार कर सकती है। केवल या तो स्वीकृत कर ले या अपने पास रख ले। तो रखेगी भी कितने दिन? केवल 14 दिनों तक ही रख सकती है। ठीक, दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भी यहाँ पे सिर्फ
दो ही विकल्प है, या तो वो इस विधेयक को स्वीकार करें और अगर स्वीकार कर लिए तो विधेयक पारित माना जाएगा और विधेयक अधिनियम बन जाएगा, या फिर राष्ट्रपति इस विधेयक को लंबित रख लें अपने पास। लंबित यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, अपने पास उसको रख लिया, जिसको अपन बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, तब क्या होगा, तब ये विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति के पास दो ही विकल्प हैं। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति के पास एक और विकल्प होता है कि सदन को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा देते हैं राष्ट्रपति, लेकिन धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति इस विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते। ठीक है, याद रहेगा धन विधेयक में कुछ अलग बातें कौन कौन सी हैं। पहली चीज ये कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा उसको केवल स्वीकृत कर सकती है या फिर लंबित रख सकती है 14 दिनों तक, यानी उसमें संशोधन नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। ठीक, ये हो गया धन विधेयक। अब देखते हैं हम लोग वित्त विधेयक, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। ठीक, इसका प्रावधान संविधान में कहा है, आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान है। अब देखिए वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में बांटकर देखते हैं हम लोग। यहां मैंने 1 और 2 लिख दिया है रोमन में। तो पहला जो वित्त विधेयक है, इसमें कौन से मामले होंगे, इसमें धन विधेयक संबंधी कोई मामला, ये जो पूरे दिए हुए हैं इनमें से संबंधित कोई मामला तथा अन्य मामले, इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य मामले भी होंगे। ठीक, तो ये कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है। इसके संबंध में प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया इसके संबंध में ये होगी कि ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए थी, यहां भी चाहिए, और प्रस्तुत सिर्फ लोकसभा में ही किया जाएगा। मंत्री वाला प्रावधान यहाँ पे नहीं है। बाकी जितनी प्रक्रियाएं हैं ये सारी की सारी वही होंगी जो साधारण विधेयक में होती हैं, बाकी प्रक्रियाएं वही होंगी। ठीक, और दूसरा जो वित्त विधेयक है, इसमें क्या होगा, संचित निधि पर भारित व्यय या संचित निधि पर भारित मामलों से संबंधित इसमें प्रावधान जो होंगे ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन चूंकि संचित निधि में भारित व्यय, तो यहां भी है संचित निधि संचित निधि संचित निधि, तो इनमें जो मामले हैं इनको छोड़कर, ये लिखा है मैंने आगे, धन विधेयक को छोड़कर, यानी धन विधेयक के अंतर्गत संचित निधि से संबंधित जो मामले हैं उनको छोड़कर संचित निधि पर भारित अन्य मामले जो होंगे वो वित्त विधेयक 2 की श्रेणी में आते हैं। और इसकी सारी प्रक्रिया जो होगी ये साधारण विधेयक के समान ही होंगी। ठीक है, देखिए वित्त विधेयक जो है ना, ऐसा समझिए कि ये वित्त है और इसके अंदर ये जो है ये होंगे धन विधेयक। समझ में आ रहा है क्यों? देखिए जैसे वित्त विधेयक में ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें धन विधेयक से संबंधित मामले तो हैं ही, ये मामले तो हैं ही वित्त विधेयक में, और अन्य मामले भी हैं। ठीक है, तो धन विधेयक जो होगा वो क्या होगा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं क्योंकि ये वित्त विधेयक के अंतर्गत ही है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ वाला कोई मामला से संबंधित विधेयक बना है, इधर से संबंधित विधेयक बना है, तो वित्त विधेयक तो है लेकिन धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक तो अलग है। जब इसके अंतर्गत ही आएगा तभी वो धन विधेयक हो सकता है, लेकिन धन विधेयक जो होगा वो वित्त विधेयक के अंतर्गत ही होता है। तो ये हो गया आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक।